अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने सादिया की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, सादिया मेरी मौत में सिर्फ एक दिन और एक रात बाकी रह गई है। सादिया हैरान सी होकर मेरा मुंह तकने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपने पेट पर उंगली रखी और कहा, इस वक्त मेरे पेट में टाइम बम है जो परसों सुबह 9:30 बजे अपने आप फट जाएगा और मेरे पुर्जे उड़ जाएंगे। सादिया उठकर मेरे पास आ गया। यह तुम क्या कह रहे हो? किसने रख दिया है तुम्हारे अंदर टाइम बम? यह कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने सादिया को शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी। उसका रंग उड़ गया। परेशानी के आलम में उठकर टहलने लगी। जल्दी से टेलीफोन की तरफ बढ़ी, फिर फौरन ही रुक गई। नहीं नहीं, तुम्हारा मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह राज किसी दूसरे को मालूम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, मेडिकल चेकअप से कुछ नहीं होगा। उस कबीज यहूदी डॉक्टर ने साफ बता दिया था कि दुनिया का कोई डॉक्टर मेरे पेट में किसी खुफिया जगह छुपे हुए धमाका खेज मादे की निशानदही नहीं कर सकेगा, लेकिन यह मुकर्रर वक्त पर ज़रूर फट पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से एक बदनसीब के पेट में यह मवाद फटते देखा है सादिया। उसके जिस्म के पुर्जे उड़ गए थे, हालांकि उसके पेट में बहुत कम महलूल डाला गया था। सादिया मेरे मेडिकल चेकअप पर इसरार करती रही, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को यहाँ बुलाया तो मैं उसके फ्लैट से चला जाऊँगा, जिसका मतलब सरियान मेरी गिरफ्तारी थी। सादिया सर झुकाई नीचे चली गई। मैं बेदम सा होकर पलंग पर दराज हो गया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि सादिया ऊपर आई। उसके साथ एक पुख्ता उम्र की भरे भरे जिस्म वाली चौड़ी चकली औरत थी, जिसने अरब औरतों का लिबास पहन रखा था। मैं पलंग पर से उठ बैठा और ताज्जुब से उस औरत का मुंह तकने लगा कि सादिया अचानक किसको यहाँ ले आई है। सादिया ने फौरन कहा, यह लैला है, हमारी अपनी औरत है। ये मुझसे तुम्हारे बारे में दरियाफ्त करने आई थी। तुम्हारे फरार की खबर कहरा पहुंच चुकी है। मैंने लैला पर भरपूर निगाह डाली और कहा, क्या तुम्हें कहरा से कोई सिग्नल मिला है? लैला ने बवकार गंभीर आवाज़ में कहा, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बहरहाल तुम्हारे खून में जो मालूल उन यहूदी कुत्तों ने दाखिल किया है, इसका एक ही इलाज है। यह कहकर उसने सादिया को साथ लिया और नीचे चली गई। मैं एक बार फिर हवा में मुल्लक हो गया। आध घंटे बाद वो दोनों वापस आ गए। लैला के हाथ में एक लंबा गिलास था। सादिया ने कहा, यह दवाई पी लो, इससे तुम्हारा मैदा साफ हो जाएगा। लैला का कहना है कि यह दवाई तुम्हारे जिस्म से खतरनाक महलूल को खारिज कर देगी, मरता क्या ना करता। मैं कड़वी कसीली दवाई सारी की सारी पी गया। 15 मिनट बाद इस हाल शुरू हो गया। शाम तक मैं बिस्तर के साथ लग गया। रात नींद बेहोशी के आलम में गुजर गया। मौत का दिन तलू हो गया था। मेरा पेट अब गर्म हो गया था। यकीनन यह धमाका खेज मवाद की गर्मी थी। मालूल फटने की तैयारियां कर रहा था। यहूदी साइंसदान ने जदीद तरीन मेडिकल टेक्नोलॉजी से काम लेते हुए यह धमाका खेज महलूल तैयार किया था, और इसकी तबाही का सबूत मैं तल अबीब की जेल में अपनी आंखों से देख चुका था। फिर भला इस औरत के देसी तिबी नुस्खे से क्यों कर बेअसर किया जा सकता है? कम बखातू से लैला के जो शानदार ने मुझे हला कर रख दिया था। लैला जा चुकी थी। सादिया मेरी तीमारदारी में लगी थी। अंदर से वो भी खौफ थी, क्योंकि यहूदी डॉक्टरों की लियाकत और अजारी को वो भी खूब जानती थी। वो मुझे बार बार कह रही थी कि लैला के जो शानदार ने खतरनाक केमिकल्स को मेरे मैदे से निकाल दिया है। तुम देख लेना, अब कुछ नहीं होगा। मेरा दिल दीवार पर लगे कला की टक टक के साथ धड़क रहा था। फिर मेरे दिल की धड़कनें कला की टक टक से आगे निकल गईं। मुझे अपने जिस्म में से चिंगारियाँ फूटती महसूस होने लगीं। इन चिंगारियों का मरकज़ मेरा पेट था, जिसमें ऐसा लगता था कि अंगारे सुलगने लगे हैं। मैं अपने आप को सादिया के सामने बहुत संभाले हुए था, मगर कलाक ने जब 9:15 बजे तो मेरा सांस तेज हो गया। मैंने किसी कदर हाँफते हुए सादिया से कहा कि वो मुझे मॉर्फिया का इंजेक्शन लगा दे। मैं उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो कभी नीचे स्टोर में जाती, कभी घबरा कर ऊपर आ जाती। उस पर भी एक मुसलसल इस्तरारी कफियत तारी थी। वो ये कहकर नीचे चली गई कि मेरे लिए कांवा बना कर लाएगी, लेकिन मैं समझ गया कि वो मेरे पेट में होने वाले धमाके के डर से भाग गई है। मेरा दिल मेरे पेट में आकर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने दोनों हाथ से पलंग की पट्टियाँ थाम लीं, फिर अपने पेट पर सरहाना रखकर ऊपर दोनों हाथ रख दिए। मेरा सांस धोंकने की तरह चलने लगा। मैंने कलाक पर निगाह डाली। मुझे वो धुंधला होता नजर आया। सुई उस मकाम के करीब पहुंच रही थी जब मेरे पेट में धमाका होना था, जब मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ने थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। मौत मेरी बंद आंखों में पहुंच चुकी थी।
अपने वतन पाकिस्तान के मनाजिर फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगे। फिर एक धमाका हुआ, ऐसा धमाका जैसे सादिया का फ्लैट भग से उड़ गया हो। मेरे कानों के पर्दे फट गए, मेरी बंद आंखों में हजारों बिजलियां कूद गईं। मैं सफ़ेद तरीन, तेज तरीन, गर्म तरीन रोशनी की आग में डूब गया। इसके बाद मुझे होश न रहा। मैं मर चुका था, लेकिन मैं जिंदा था। पहले तो मैं ये समझा कि मैं आलम फना से निकल कर आलम बका में आन पहुंचा हूँ। हर शय मुझे धुंध में डूबी नजर आ रही थी। फिर सादिया की शक्ल साफ होती गई, वो मुस्करा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ और सादिया के फ्लैट में ही हूँ। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझ पर नकाहत तारी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा सर दबा रही थी। उसने कहा, देख लो, कुछ नहीं हुआ। मैं न कहती थी कि लैला की दवा तीर बहदफ होगी। उसने तुम्हारे जिस्म से धमाका खेज महलूल को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें जिंदा देख रही हूँ। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि यहूदी डॉक्टर का फार्मूला फेल हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मेरे जिस्म में धमाका खेज महलूल डाला ही ना हो, महज मुझे डराने और राज उगलवाने के लिए मेरे साथ ड्रामा खेला हो? ज़रूर ऐसा ही हुआ था। लैला का जो शानदार बेकार था, ये सब कुछ नफ्सियाती दबाव के तहत हुआ है। मैंने आंखें खोलकर सादिया को देखा। उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए मुझे सूप के 2-3 चम्मच पिलाए और बोली, तुम 4 घंटे बेहोश रहे हो, अब तुम आराम करो। मैं नीचे स्टोर में जा रही हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। दोपहर के बाद सादिया मेरे लिए सैंडविच बना कर ले आई। शाम तक मैं बेहतर हो गया। असल में मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, बस ज़रा नफ्सियाती दबाव का रद्द अमल था। रात मैंने भरपूर नींद ली। अगले रोज़ बिल्कुल ताज़ा दम था। सादिया ने मेरी बहुत खिदमत की। आज भी जब वो दिन याद आते हैं तो मेरा दिल उसके लिए एहसान मंदी के जज्बात से लबरेज हो जाता है। एक वहशतनाक खेज ड्रामे का तरीक बदल छटा तो उस फिज़ा का जायजा लिया जिसमें मैं इस वक्त सांस ले रहा था। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स और फौज ने शहर के एक एक मकान को खंगाल डाला था, मगर मैं उनके हाथ ना आ सका था। 2 रोज़ के बाद फसील शहर के बाहर जो कर्फ्यू लगा था वो उठा लिया गया। लोगों की आमदोरफ्त फिर से शुरू हो गई। मैंने इस दौरान में देखा कि सादिया वाकई इंतहाई ज़ेरे और दूर अंदेशे जड़ थी। उसने अपने आप को यहूदी मजहब और उसकी सकाफत में इस तरह जम कर दिया था कि किसी को उस पर एक लम्हे के लिए शक नहीं पड़ सकता था कि वह मुसलमान अरब लड़की है। वह मोहल्ले में जो इसराइली ख़वातीन की फलाह बहबूद की एक अंजमन थी, उसकी सरगर्म रुकन थी। उसे वहाँ हर कोई नादिया मेरी डोना कह कर पुकारता था। मैं यरूशलेम में महफूज नहीं था, मेरी तलाश बराबर जारी थी। इसराइली सिक्योरिटी वाले हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। मौत के मुंह से निकल आने के बाद मैं अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। अब मेरे सामने सोनिया का सुराग लगाने और उसे इसराइल से निकाल कर कहरा ले जाने का मिशन था। जब से मैं सादिया के फ्लैट में आकर छुपा था, मैंने कदम बाहर नहीं निकाला था। मेरा वहाँ ज़्यादा दिन रहना सादिया के लिए किसी खतरे का बायस बन सकता था, लेकिन सादिया मिस्र थी कि डॉक्टर अकांत वापस यरूशलेम आ गया होगा, लिहाजा वो मेरा एक चेकअप ज़रूर कराएगी। दूसरे रोज़ रात को एक गोल मटोल सा आदमी हाथ में डॉक्टरों वाला ब्रीफ केस लिए ऐनक लगाया, छोटी सी दाढ़ी को खुजाता फ्लैट में दाखिल हुआ। सादिया उसके साथ थी। अंदर आते उसने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। सादिया ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पलंग पर नीम दराज था। वो सीधा मेरी तरफ आया और मेरी आंखों के पपोटे हटाकर आंखों को गौर से देखा। ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर फौरन ही ब्रीफ केस में कुछ हालात निकाले, मेरा ब्लड प्रेशर लिया, दिल की धड़कनें नोट की, उंगलियों के नाखून देखे। फिर सब कुछ ब्रीफ केस में बंद करके जेब से सिगार निकाल कर सुलगा लिया और उसके कांचे लगाते हुए बोला, उन्होंने इसके साथ ड्रामा किया है। अगर ऐसी वैसी बात होती तो उसके असरात आंखों और खून में ज़रूर होते, मगर इसकी हर शय नॉर्मल है। फिर सादिया की तरफ देखकर कहने लगा, इसे ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहना चाहिए, हालात बहुत संगीन हो रहे हैं। इसकी तस्वीर हर जगह लगी है, सर मुंडा है तो क्या हुआ, इसकी शक्ल साफ पहचानी जाती है। वो अरबी ज़बान में बातें कर रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर, क्या किसी तरह यहाँ मेरी थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है? सादिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। डॉक्टर ने सिगार का कश खींचकर गाढ़ा धुआं नथनों से निकालते हुए सर झुका लिया। वो सोच रहा था। कहने लगा, क्यों नहीं हो सकती, मगर यहाँ वो सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। इसके लिए हमें खुफिया तरीके से तलबीब जाना होगा। सादिया ने सर को नफ़ी में हिलाया और बोली, हरगिज़ नहीं डॉक्टर अकाद, इसका तलबीब जाना ठीक नहीं। क्या तुम इसे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? डॉक्टर अकाद ने नथने फुलाया, पुकार कर बोला,
मैं कब कहता हूँ कि यह वहाँ जाए। यह खुद प्लास्टिक सर्जरी के लिए इसरार कर रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि प्लास्टिक सर्जरी अभी मुमकिन नहीं है, लिहाजा मुझे अपनी इसी शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी और हुलिया यहूदी रेबू जैसा बनाकर सोनिया की सुराग रसानी को निकल पड़ूंगा। मगर सोनिया के बारे में हमें ताज़ा तरीन मालूमात मैसर नहीं थी। मेरे इस्तफसार पर डॉक्टर अकाद बोला, 10 रोज़ पहले हमें पता चला था कि सोनिया को तल अबीब से किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना कर दिया गया है। अभी उसका कुछ इल्म नहीं है, सादिया बोली, लेकिन डॉक्टर हमें हर हालत में उसका सुराग लगाना है। यही हमारा सबसे अहम मिशन है। डॉक्टर अकाद चंद्र में अपनी दाढ़ी को खुजाता रहा, फिर ब्रीफ केस उठाकर बाहर जाते हुए बोला, सादिया, मैं कल सोनिया के बारे में पूरी मालूमात हासिल करके आऊँगा। अपने दोस्त को यहाँ से बाहर कदम मत रखने देना। इसकी तस्वीरें रेस्तोरानों में भी चिस्पा कर दी गई हैं। मुझे अब इसकी कुछ परवाह नहीं थी। मैं एक अलमनाक धमाका खेज मौत से बच गया था। मेरे अज़म पहले से भी बुलंद थे और मैं यहूदी इंटेलिजेंस की पूरी बटालियन से टक्कर ले सकता था। यह मेरा गैर मुतज़लज़ल अज़म था कि पाकिस्तानी मासूम लड़की सोनिया को हर हालत में इसराइलियों की पुरतशद्दुद कैद से आज़ाद करा कर अपने साथ बॉर्डर क्रॉस कराना है। मैंने वो सारा दिन और रात सादिया के फ्लैट में गुजारी। दूसरी रात डॉक्टर अकाद हाथ में ब्रीफ केस लिए सादिया के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसके खुफिया ज़राए के मुताबिक सोनिया को तल अबीब के कुर्ब जवार में किसी पोशीदा जगह पर रखा गया था। ये मालूम नहीं हो सका था कि यह मकाम कहाँ पर वाक़ है। डॉक्टर अकाद ने सिगार सुलगाते हुए कहा, तल अबीब के कुर्ब जवार में इसराइली वजारत दिफा की कुछ इंतहाई अहम फौजी तनसीबात हैं, जिनमें सबसे अहम ज़मीन 2 ZB मिसाइलों का खुफिया अड्डा है। सादिया ने डॉक्टर अकाद की बात करते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल है कि सोनिया को उन्होंने उस एटमी मिसाइलों के ज़मीन दोस्त खाने में छुपाया होगा? डॉक्टर अकाद ने इस तरह सादिया की तरफ देखा जैसे उसे बात करने का अंदाज पसंद नहीं आया। सिगार उंगलियों में घुमाते हुए बोला, तुमने मुझे पूरी बात करने का मौका नहीं दिया। सादिया, मैं ये कहना चाहता था कि उन तनसीबात के करीब फौजी चौकी भी है, जहाँ तकरीबन एक बटालियन फ़ौज हर वक्त लैस रहती है। बहुत मुमकिन है कि सोनिया को उसी फौजी चौकी में मुंतकिल कर दिया गया हो। सादिया उठकर सिंघार मेज के पास गई, बालों में से पिन निकाल कर दराज में रखा और पलट कर बोली, इसका मतलब है कि सोनिया को वहाँ से निकलना अब मज़ीद मुश्किल हो गया है। डॉक्टर ने कंधे उचकाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने डॉक्टर अकान से कहा कि अगर किसी तरह इस अमर का यकीन हो जाए कि सोनिया उसी फौजी चौकी में ज़ेर हिरासत है, तो फिर यकसुई से कुछ सोच समझ कर मनसूबाबंदी की जा सकती है। डॉक्टर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, मैं जाता हूँ। हाँ, इस अमर की तस्दीक बहुत जल्द कर दी जाएगी। सादिया बोली, इतना ख्याल रहे कि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। डॉक्टर अकाद ने कोई जवाब न दिया, सर पर हेड जमाया और ब्रीफ केस उठाकर सीढ़ियाँ उतर गया। सादिया ने पलटकर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम आराम करो, मैं स्टोर में जा रही हूँ। मेरे जहन में एक मंसूबे का इब्तदाई खाका तैयार होना शुरू हो गया था। जहन बड़ी तेज़ी से इस खतरनाक मंसूबे के तमाम अज्जा और कवायद जमा कर रहा था, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि मुझे इस बात की यकीन दहानी करा दी जाए कि सोनिया वहीं जंगी तनसीबात की फ़ौजी चौकी में है। इसकी तस्दीक अगले ही रोज़ हो गई। डॉक्टर अकाद ने फ़ोन करके खुफिया कोड में सादिया को इतला दिया, सोनिया सदूम की फ़ौजी चौकी में नज़रबंद है और कहरा में होने वाली अरब ममालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस में उसकी नज़रबंदी को इसराइल ब्लैकमेल करने का फैसला कर चुका है। यह कॉन्फ्रेंस 10 रोज़ बाद शुरू होने वाली थी। मिस्री हेडक्वार्टर की तरफ से सादिया को खुफिया सिग्नल मौसूल हुआ कि सोनिया की बाज़ियाफ़त का काम सुस्त क्यों पड़ गया है। उसे जैसे भी हो दुश्मन की कैद से निकाल कर मिस्र पहुंचा दिया जाए। मैं और सादिया सर जोड़कर बैठ गया। इस वक्त मेरे जहन में ख़तरनाक मंसूबा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। जब मैंने इसका जिक्र सादिया से किया तो वो एक पल के लिए फौंची सी होकर रह गई। सपाट निगाहों से मेरा मुंह तकने लगी। यह कैसे मुमकिन है? मैंने उसे समझाया कि मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने का अज़म रखता हूँ। इस पर वो बोली, मुझे तुम्हारे अज़ाम की पुख्तगी पर शक नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि तुम अकेले ये काम नहीं कर सकोगे। ये एक आदमी का काम नहीं है। मैंने सादिया का हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से दबाया और कहा कि मैं बुनियादी तौर पर एक जांबाज कमांडो हूँ, जिसे तने तनहा मर के सर अंजाम देने की ट्रेनिंग दी गई है। मुझे यकीन है कि अगर बदनसीबी अड़े ना आई तो मैं ये मर का सर कर लूँगा। सिर्फ मुझे एक साथी की ज़रूरत होगी। सादिया गहरी सोच में डूब गई। उसके चेहरे से आया था कि वो इस खतरनाक मिशन में मेरी जान चले जाने के बारे में फ़िक्रमंद है।
उसने सोच की गहरी लहरों से उभरते हुए पूछा, तुम्हें किस किस्म के साथी की ज़रूरत है? मेरी निगाहें सादिया के चेहरे पर जमी थीं। मैंने कहा, मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो न्यूक्लियर हेड कंप्यूटर की तकनीक को बखूबी जानता हो। सादिया एक बार फिर सोच में डूब गया। इस सिलसिले में मुझे डॉक्टर खान से बात करनी होगी। हमारे फ़लस्तीनी कमांडो में कुछ ऐसे मुजाहिद हैं जिन्हें ख़ास तौर पर एटमी तनसीबात तबाह करने की ट्रेनिंग दी जाती है। सादिया की इस इत्तला ने मेरे अज़ाइम को मज़ीद तक़वियत अता कर दी थी, क्योंकि मेरी स्कीम एक ऐसे आदमी के बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकती थी जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की तकनीक से बखूबी वाकिफ़ हो। अभी 2 मरले बाकी थे। पहला मरला इसराइल की न्यूक्लियर हेड अंडरग्राउंड तनसीब का मुकम्मल नक्शा हासिल करना था, और दूसरा काम एटमी तनसीब के खुफिया कोड वर्ड का हसूल था। मज़ीद ये भी मालूम करना था कि कहीं वहाँ खुफिया कोड या पासवर्ड कहीं रोज़ के रोज़ तो तब्दील नहीं किया जाता। सादिया बोली, इस बारे में डॉक्टर अकादी हमें करामत मशवरे दे सकता है। मैं आज ही उसे बुलाती हूँ, मगर तुम एक बार फिर अच्छी तरह से सोच समझ लो। अगर ज़रा सी भी कहीं भूल चूक हो गई तो इसका नतीजा इंतहाई भयानक निकल सकता है। मैंने कहा, ऐसी सूरत हाल में सिर्फ मेरी और मेरे साथी की जान जाएगी और कुछ नहीं होगा, और कमांडो जान हथेली पर रखकर अपने मिशन पर रवाना हुआ करते हैं। सादिया ने डॉक्टर अकाद को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत फिर ख़राब हो रही है, बराए मेहरबानी मुझे रात को आकर इंजेक्शन लगा दीजिएगा। वो समझ गया कि सादिया किसी अहम काम से बुला रही है। रात 8 बजे के बाद वो स्टेथोस्कोप गले में लटकाए सिगार पीता, छोटी सी दाढ़ी खुजाता आ गया। सादिया ने स्टोर बंद कर दिया था। हम तीनों उसके ऊपर वाले कमरे में बैठ गए। सादिया काफ़ी बना कर ले आई। खिड़की पर पर्दा गिरा दिया गया था। डॉक्टर अकाद ने दिखावे के तौर पर ब्रीफ केस में से सिरिंज और इंजेक्शन की ट्यूब निकाल कर छोटी मेज़ पर रख लिया। मैं सोफे पर बैठा था। सादिया पलंग पर नीम दराज हो गई। जब सारा मसनूई सेट लग गया तो डॉक्टर अकाद ने सिगार को होंठों के कोने में दबाते हुए हाथ सदरी में फंसा लिया और सोफे पर ज़रा पीछे झुक कर बोला, अब बताओ मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है, क्योंकि तुम्हारा यूँ बार बार मुझे फ़ोन करना ठीक नहीं है। सादिया ने कहा, डॉक्टर, इस वक्त एक इंतहाई अहम मिशन के तसलसल में तुम्हारे मशवरे की बल्कि तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। पूछा, कौन सा मिशन है? सोनिया की बरामदगी का मिशन है, डॉक्टर अकाद ने गर्दन एक तरफ करते हुए कहा। सादिया ने मेरी तरफ देखा। तुम खुद ही अपने मिशन की तफसीलात डॉक्टर को बता दो। अब डॉक्टर की तवज्जो मेरी तरफ हो गई। उसने अपनी करंजी आंखें मुझ पर जमा दी और धीमी पुरसकून आवाज़ में बोला, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने डॉक्टर अकाद को अपने ख़तरनाक मिशन की तमाम तफसीलात वजाहत के साथ बयान करनी शुरू कर दी। डॉक्टर अकाद का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उसने मुंह से सिगार निकाल कर एस्ट्रे में मसल दिया और सोफे पर आगे को हो गया। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी थीं और वो हिम्मतन गोश होकर मेरी स्कीम की तफसीलात सुन रहा था। जब मैं पूरी वजाहत के साथ उसे अपना मिशन बयान कर चुका तो वो पीछे होकर सोफे में धंस गया, सदरी की जेब में से नया सिगार निकाल कर सुलगाया और उसका एक कश खींचकर आहिस्ता आहिस्ता धुआं छोड़ने लगा। सादिया बोली, डॉक्टर, क्या तुम ये नहीं समझते कि महज एक सफारतकार की बेटी को बरामद करवाने के लिए यह मिशन ज़्यादा खतरनाक और भयानक नतीज का हामिल भी हो सकता है? डॉक्टर सिगार का कश लगाते हुए बोला, सवाल एक दोस्त मुल्क के सफारतकार की अगवाशुदा बच्ची सोनिया को बरामद कराने का ही नहीं है। सोनिया की आड़ में इसराइल तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन और मिस्री हुकूमत को ब्लैकमेल करेगा। इससे हमारे काज को शदीद धचका लगने का अंदेशा है। सादिया ने कहा, इसका मतलब है कि तुम इस मिशन के हक में हो। डॉक्टर अकाद उड़कर टहलने लगा, चंद कदम चलकर खिड़की के पास गया, फिर वापस पलटकर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस मंसूबे को पूरी कारगरी, आजारी और चाबुकदस्ती से तकमील तक पहुंचा सकोगे? मुझे पूरा यकीन है, लेकिन इसके लिए मुकम्मल मालूमात हासिल होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर एक ऐसे कमांडो का हसूल जो न्यूक्लियर हेड मिसाइल कंप्यूटर तकनीक से बखूबी वाकिफ़ हो। डॉक्टर अकाद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सोफे के पास आया, फिर सोफे पर बैठ कर ठंडी कॉफ़ी का एक घूंट पिया और बोला, इसका इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे वतन की आबरू, हमारी तंजीम और फ़लस्तीनी काज के मफाद का मामला है। अगर इसराइल सोनिया की आड़ में मिस्र और तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाता है तो वो हमारी पॉलिसी और हमारे बुनियादी मफादात में बुनियादी और इंतहाई नुकसानदा तब्दीलियाँ पैदा करने का बायस भी हो सकता है, जो हमारे लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मेरा एक गोली से 2 निशाने फोड़ने का मिशन है। हमें दोस्त मुल्क के सफारतकार की बेटी को भी छुड़ाना है
और आज़ादी फ़लस्तीन के काज को शदीद नुकसान पहुंचाने से भी बचाना है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक बार टारगेट में पहुंच गया तो इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी सूरत में उसे अपने दारुल हुकूमत की मुकम्मल तबाही और बर्बादी का मंजर देखना होगा, जिसे वो कभी गवारा नहीं करेगा। सादिया खामोशी से काफ़ी के हल्के हल्के घूंट ले रही थी। उसकी चमकीली आंखें कभी डॉक्टर अकाद और कभी मेरे चेहरे का जायजा लेती हैं। मैंने अपनी बात ख़त्म की तो वो डॉक्टर अकाद की तरफ देखते हुए बोली, इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने इस मिशन पर अमल करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर इस पर आज ही से काम शुरू कर देना चाहिए। मैंने कहा, मुझे सबसे पहले इसराइलियों के उस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन का पूरा नक्शा चाहिए, फिर गेट पर बोला जाने वाला खुफिया पासवर्ड और कंप्यूटर तकनीक का माहिर कमांडो साथी। डॉक्टर अकांत मूछों के नीचे जरा सा मुतबस्सम हुआ, बोला, मेरे अजीज, तुम्हें एक और चीज़ की सबसे अशद ज़रूरत है जिसे तुम भूल रहे हो और जिसके बगैर तुम न्यूक्लियर मिसाइलों को अपनी जगह से हल्की सी जुम्बिश में नहीं दे सकोगे। मैं डॉक्टर अकांत के मुंह तकने लगा। डॉक्टर अकांत मेरी तरफ झुक गया और राजदारी से कहने लगा, तुम्हें उन कलीदी हिस्सों की ज़रूरत है जिनकी मदद से एटमी मिसाइलों का रुख मोड़ा जाता है। मैं खामोश रहा, क्योंकि डॉक्टर अकांत बिल्कुल सही कह रहा था।